वंदे मातरम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हर्षवर्धन के पश्चात भारत की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हर्षवर्धन एक शक्तिशाली सम्राट था जिसने क्या किया था कि लगभग उत्तर भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। तो अब हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात फिर से भारतीय इतिहास जो है वो अंधकारमय हो जाता है और यहाँ पर कई सारे आक्रमण भी होते हैं और हमको उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक केंद्रीय शक्ति के अभाव में हमेशा आक्रमण का सामना ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हर्षवर्धन के पश्चात भारत की स्थिति क्या रही, भारत पर किसने शासन किया। चलिए, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रिपक्षीय संघर्ष। अगर आप पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये लिखने को आ सकता है मेंस में। ठीक है, और 3 मार्कर के हिसाब से भी यशोवर्मन, आयुध वंश, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज की स्थिति। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण एवं विभाजन की शक्तियां एक बार पुनः सक्रिय हो गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी शक्तिशाली जो साम्राज्य होता है, जब भी वो विभाजित होता है तो छोटे छोटे कई सारे राज्य उदित हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम मुगलों में भी इसी तरीके का घटनाक्रम पढ़ेंगे, हमने गुप्तों में भी यही पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं जैसे ये कन्नौज की स्थिति है, ये यहाँ पर ये कन्नौज है। तो ये हर्षवर्धन का इधर पूरा ये साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो फिर से ये पूरा साम्राज्य विभाजित हो गया। कामरूप में भास्कर वर्मा ने कर्ण सुवर्ण तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। कामरूप यानी असम वाला जो क्षेत्र है, असम वाले क्षेत्र को कामरूप कहा जाता था। ठीक है, वहां पर भास्कर वर्मा ने कब्जा जमा लिया था। तथा मगध में हर्ष के सामंत माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। ठीक है, ये पाटलिपुत्र जो है ये मगध की राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ पर इसका भी विभाजन हो जाता है और जो सामंत था हर्षवर्धन का, माधव गुप्त, उसने यहाँ पर कब्जा कर लिया और स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। ये सब घटनाक्रम इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि हर्षवर्धन का कोई संतान नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण ये साम्राज्य पूरा बिखर गया। ठीक है, अगर उत्तराधिकारी होता भी और योग्य नहीं होता तो भी ये साम्राज्य बिखरना तय था, और अगर योग्य उत्तराधिकारी होता तो शायद हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देते। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। भारत के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। कश्मीर में कारकोट वंश की सत्ता स्थापित हुई। सामान्यतः यह काल पारस्परिक संघर्ष तथा प्रतिद्वंदिता का काल था। ठीक है, अगर हम कश्मीर वाली स्थिति की बात करें तो कश्मीर में क्या था? कारकोट वंश जो था इसका शासन चल रहा था। ठीक है, अब ये क्या, जब भी छोटे छोटे राज्य रहेंगे तो ये स्वाभाविक बात है कि आपस में लड़ेंगे। ठीक है, हर कोई अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, तो वो पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके बड़ा साम्राज्य पाना चाहता था। तो बस वही स्थिति यहाँ पर हुई। ये सभी आपस में पारस्परिक संघर्ष और प्रतिद्वंदिता का काल था, यानी ये संघर्ष करते ही रहते थे आपस में। ठीक है, हर्ष के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु कन्नौज बन गया था, जिस पर अधिकार करने के लिए विभिन्न शक्तियों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। ये जो कन्नौज था ये पूरा केंद्र बिंदु बन गया था उत्तर भारत का, यानी अगर आपने कन्नौज पर अधिकार कर लिया यानी उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी कन्नौज जिसके कब्जे में तो उत्तर भारत उसी के कब्जे में। तो हर कोई इस कन्नौज को पाने के लिए आक्रमण करने लगा। अब भाई कन्नौज पर हर्षवर्धन का शासन था, हर्षवर्धन के पश्चात कौन आता है, कौन कन्नौज को बचाता है, यही घटनाक्रम हम आगे देखेंगे। यशोवर्मन। दोस्तों यशोवर्मन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर 3 मार्कर भी बन सकते हैं और जो प्री में यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है,
हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 75 वर्षों तक कन्नौज का इतिहास अंधकारमय दिखाई देता है। ठीक है, यानी हर्षवर्धन के पश्चात अगर देखें तो कोई शक्तिशाली सम्राट नहीं हुआ। इस अंध युग की समाप्ति के बाद कन्नौज के राज सिंहासन पर यशोवर्मन नामक एक महत्वाकांक्षी शासक को देखते हैं। यशोवर्मन ये भी एक हर्षवर्धन की तरह ही एक महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, यशोवर्मन के वंश के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है। उसके नाम के अंत में वर्मन शब्द जुड़ा देखकर कुछ विद्वान उसे मोखरी वंश का शासक मानते हैं, परंतु इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये जो मोखरी वंश का शासक है ऐसा माना जाता है, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यशोवर्मन के शासनकाल की घटनाओं के विषय में हम उसके दरबारी कवि वाक्यपति के गोडवहो नामक प्राकृत भाषा में लिखित काव्य से जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी इसके बारे में जानकारी का सबसे प्रमुख सोर्स क्या है, तो इसके जो दरबारी थे वाक्यपति, उसका जो गोडवहो अभिलेख जो है उसी से ही हमें सर्वाधिक जानकारी मिलती है। गोडवहो यशोवर्मन के सैनिक अभियान का विवरण प्रस्तुत करता है, जो इस प्रकार है। एक वर्षा ऋतु के अंत में वह अपनी सेना के साथ विजय के लिए निकला। सोन घाटी होता हुआ वह विंध्य पर्वत पहुंचा और विंध्यवासिनी देवी को पूजा द्वारा प्रसन्न किया। यहाँ से उसने मगध शासक पर चढ़ाई की और युद्ध में मगध राजा मार डाला गया। तत्पश्चात उसने बंग देश की चढ़ाई की और बंग लोगों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे ये विंध्यांचल पर्वत है, तो ये विंध्यांचल पर्वत का नाम विंध्यवासिनी देवी के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर विंध्यवासिनी देवी है, तो उस विंध्यवासिनी देवी को इन्होंने प्रसन्न किया और यहाँ से प्रस्थान किया। कहाँ पर? मगध पे। मगध पर आक्रमण किया, मगध को जीत लिया। मगध को जीतने के बाद में फिर वो कहाँ आता है? बंग देश। बंग देश ये अपना गौड़ प्रदेश, मध्य प्रदेश में जबलपुर के आसपास जो गौड़ प्रदेश था उसको बंग देश भी कहा जाता था। तो वहां पर ये कब्जा कर लेता है और उनको भी, बंग लोगों को भी अपने अधीन बना लेता है। ठीक है दोस्तों, बंग विजय के बाद यशोवर्मन ने दक्षिण के राजा को परास्त किया तथा मलयगिरी को पार किया। उसने पारसिकों पर चढ़ाई की तथा उन्हें युद्ध में हरा दिया। ठीक है, मतलब बहुत ही शक्तिशाली शासक था। मलयगिरी तक पहुंच गया था, पारसिकों को भी हरा दिया था। पश्चिमी घाट के दुर्गम क्षेत्रों में उसे कर प्राप्त हुआ। वह नर्मदा नदी के तट पर आया तथा समुद्र तट से होता हुआ मरुदेश, राजस्थानी रेगिस्तान, ठीक है, मरुदेश यानी राजस्थानी रेगिस्तान जा पहुंचा। यहां से वह श्रीकंठ आया और फिर कुरुक्षेत्र होते हुए अयोध्या पहुंचा। मंदराचल पर्वत के निवासियों ने उसकी संप्रभुता स्वीकार कर ली। उसने हिमालय क्षेत्र की भी विजय की। मतलब आप सोच सकते हो, ये इतना चमत्कारी पुरुष था कि मतलब आप लोगों को आश्चर्य होगा कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में इतने चमत्कार, इतने विजय कैसे कर सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा मतलब जहां भी जाता था तो चमत्कार ही चमत्कार करता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना शक्तिशाली सैनिक हुआ करता है। मतलब इसके पास जो क्षमता है चमत्कार करने की, अभियान करने की, वो किसी के पास नहीं है। ठीक है, इस संसार को जीतता हुआ वह अपनी राजधानी कन्नौज वापस लौट आया। मतलब उसने इस संसार को ही जीत लिया था। अब भाई इतिहासकारों में इस बात को लेके मतभेद बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी विजय ये तो मतलब संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब यशोवर्मन ने की है, लेकिन इसकी ऐतिहासिकता पर संदेह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ विजयों को लेकर, क्योंकि अब दरबारी इतिहासकार अगर आप देखेंगे तो दरबारी इतिहासकार कुछ ऐसे ही होते हैं जो बड़ा चढ़ाकर अपने राजा के बारे में लिखेंगे। क्योंकि अगर बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? उनको पैसा नहीं मिलेगा, और हर कोई हर काम पैसे के लिए करता था। तो यही था कि भाई वाक्यपति ने भी यशोवर्मन के बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखा होगा, ऐसा इतिहासकार तर्क लगाते हैं। जैसे अगर वर्तमान दौर की बात करें हम, तो जो मीडिया है ये दरबारी इतिहासकार हो गई है। किनकी? अब राजा कौन है? नेता लोग ही भारत के अब राजा हैं। थोड़ा सा बस चेंज हुआ है, इनके नाम चेंज हुए, लेकिन काम वही है आज भी। तो भाई ये राजा हैं, अब इनके दरबारी इतिहासकार मीडिया है। तो मीडिया अगर आप देखोगे कि भाई नेता लोग खरीद लेते हैं,
तो वो मीडिया बड़ा चढ़ा कर उनके बारे में बताती रहती है। लेकिन अगर आपने मीडिया को पैसा नहीं दिया तो वो नेता की बुराइयां करने लग जाते हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक है, तो बस कुछ इसी प्रकार वर्तमान में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। बाकी आज जो दरबारी इतिहासकार जो पुराने समय में हुआ करते थे वो आज मीडिया हो गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। यशोवर्मन ने 731 ईस्वी में पुटासीन बुद्धसेन नामक अपने मंत्री को चीनी शासक के दरबार में भेजा था। ठीक है, यानी चीन से भी इसने दौत्य संबंध स्थापित किए थे। चीनी विवरणों में उसे इशफोमो कहा गया है, जो मध्य देश का राजा था। कश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तापिंड जिसने 736 ईस्वी में अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था, यशोवर्मन का उल्लेख अपने एक मित्र के रूप में करता है। यानी ये कश्मीर का जो नरेश था ललितादित्य मुक्तापिंड, ये यशोवर्मन को अपने मित्र के रूप में उल्लेख करता है उसका। ऐसा लगता है इन दोनों राजाओं ने चीनी शासक से अरबों के विरुद्ध सहायता मांगी थी। अब आप जानते हैं कि भाई सिंध को जीतने के बाद अरबों ने कन्नौज की ओर एक सेना भेजी जिसे यशोवर्मन ने हरा दिया होगा। अतः गोडवहो के पारसिकों से तात्पर्य सिंध के अरबों से ही प्रतीत होता है। ठीक है, पारसिक यहाँ पर समझ जाइएगा आप, सिंध के अरबों की बात हो रही है। ठीक है, तो आप ये विशेष तौर पर याद रखिएगा कि चीनी शासक ने इनको संभवतः, मतलब इसको पूर्ण रूप में नहीं कहा जा सकता है, पर संभवतः चीनी शासक ने अरबों के विरुद्ध इनको सैनिक सहायता दी थी। और इसी कारण अरब जो थे वो मूल भारत में एंट्री नहीं कर पाए थे, क्योंकि यशोवर्मन और कश्मीर का शासक ललितादित्य मुक्तापिंड एक शक्तिशाली शासक था जिन्होंने उन्हें रोके रखा। अब इस प्रकार ललितादित्य तथा यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए अरबों के विरुद्ध मोर्चा तैयार किया, परंतु शीघ्र ही दोनों के संबंध बिगड़ गए। अब यही होता है दोस्तों कि भाई अगर आपकी मित्रता, जब मित्रता में कुछ ज़्यादा ही मिठास हो जाती है तो फिर कीड़े पड़ना स्वाभाविक बात है। तो बस ऐसे ही कुछ ज़्यादा ही इनमें मिठास हो गई थी, तो भाई स्वाभाविक बात थी इनके संबंध बिगड़ गए। अब क्या होगा, एक दुश्मन अगर दुश्मन रहे या एक गैर व्यक्ति कोई दुश्मन रहे तो वो चल जाता है, लेकिन एक दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो आपकी कमजोरी जानता है। इसलिए कभी भी दोस्तों को दुश्मन ना बनाओ, क्योंकि अगर आपने दोस्त को दुश्मन बना लिया तो फिर वो आपकी कमजोरी जानता है, आपके लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन के उभर सकता है। तो कलहण की राजतरंगिणी में दोनों शासकों के पारस्परिक संघर्षों का उल्लेख हुआ है। ऐसा पता चलता है कि युद्ध में यशोवर्मन बुरी तरह पराजित किया गया और उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने आप लोगों को बताया है कि दोस्त आपकी कमजोरी जानता है और वो बाकायदा उसका फायदा उठाएगा। राजतरंगिणी में काव्यात्मक ढंग से कहा गया है कि वाक्पति भवभूति आदि कवियों द्वारा सेवित यशोवर्मा उसका मतलब ललितादित्य का गुणगान करने लगा और यमुना से लेकर कालिका नदी तक के बीच का कन्नौज का राज्य का भाग ललितादित्य के महल का आंगन बन गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, वाक्यपति और भवभूति ये पहले किसके दरबारी थे, यशोवर्मन के, लेकिन अब किसके हो गए, तो अब हो गए ललितादित्य के। ठीक है, क्योंकि अब ललितादित्य ने यशोवर्मन को हरा दिया, तो अब ये दोनों के दोनों किसके दरबारी हो गए, ललितादित्य के। अब यहाँ पर जो राजतरंगिणी है, जो कलहण द्वारा रचित है, ये कह रहा है कि भाई इन दोनों के साथ साथ यशोवर्मा भी क्या हो गया, ललितादित्य का गुणगान करने लगा। ठीक है, और कन्नौज के ये जो भाग था ये तो महल का आंगन हो गया, ललितादित्य के महल का आंगन बन गया, यानी उसने पूरे भारत को लगभग जीत लिया था। अब यशोवर्मन की ओर अगर हम बात करें तो यशोवर्मन विद्वानों का आश्रयदाता था। यशोवर्मन ने 700 ईस्वी से 740 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, 40 वर्ष तक मतलब इसने शासन किया है। वह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। वाक्पति के अलावा संस्कृत के महान नाटककार भवभूति भी उसके दरबार में निवास करते थे। भवभूति ने 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार है। भवभूति मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए मध्य प्रदेश की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को ये क्वेश्चन याद होना ही चाहिए, उसकी रचनाएं याद होना ही चाहिए। तो इनकी पहली रचना है मालती माधवम। मालती माधवम 10 अंकों का नाटक है, जिसमें माधव व मालती की प्रणय कथा वर्णित है। उत्तर रामचरित्र
इसमें 7 अंक हैं। इसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा है। भवभूति करुण रस के आचार्य माने जाते हैं। महावीर चरित्र 7 अंकों में है। राम के विवाह से राज्याभिषेक तक की कथा इसमें देखने को मिलती है हमें। ठीक है, महावीर चरित्र में ऐसा मत समझिएगा महावीर स्वामी के बारे में बताया, नहीं, इन्होंने महावीर राम को कहा है। आगे देखते हैं यशोवर्मन का धर्म क्या था। तो यशोवर्मन शैव मत का अनुयायी था। उसका उत्थान और पतन उल्का की भांति रहा। जैन ग्रंथों में उसके पुत्र का नाम अमराजव मिलता है, जिसने उसके बाद कन्नौज और ग्वालियर पर शासन किया, किंतु इसके विवरणों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। वर्तमान स्थिति में हम यशोवर्मन के उत्तराधिकारियों के विषय में निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यशोवर्मन भी हर्षवर्धन की तरह कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ के गया था। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद हम कन्नौज में आयुध नामधारी राजाओं का शासन पाते हैं। इसमें वज्रायुध, इंद्रायुध, चक्रायुध के नाम मिलते हैं। ये सभी अत्यंत ही निर्बल शासक थे, और जब भी एक निर्बल शासक एक कन्नौज जैसी शक्तिशाली राजधानी को संभालता है, यानी कि वो पूरी तरीके से उसे डुबा देगा। ठीक है, यही स्थिति हम पाते हैं, और इन्होंने वही किया। अब देखते हैं यशोवर्मन के बाद की क्या स्थिति रही। त्रिपक्षी संघर्ष, अब ये क्या बला है? तो त्रिपक्षी संघर्ष अभी हम देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार हेतु 3 प्रमुख शक्तियां पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट प्रयास कर रही थी। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में क्या कर रहे थे, पारस्परिक संघर्ष करते जा रहे थे। साम्राज्य विस्तार हेतु घटित इस त्रिपक्षी संघर्ष की अनवरत श्रृंखला प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। पाल, गुर्जर, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट भारत के प्रमुख नगर कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। इसे ही त्रिशक्ति संघर्ष, त्रिपक्षी संघर्ष, त्रिकोणात्मक संघर्ष, त्रिवंशीय, त्रिराज्यीय संघर्ष आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में अब मैं आपको अगर केवल समझा देता है कि त्रिपक्षी संघर्ष समझ लीजिए, और उन्होंने त्रिशक्ति संघर्ष पूछ लिया, तो कुछ बच्चे तो एग्जाम में ही फांसी लगा के मर जाते कि सर ने त्रिपक्षी समझाया था, त्रिशक्ति संघर्ष तो समझाया ही नहीं। तो ऐसा मत करिएगा, वहां पर आप ये देख लीजिए, इनको इन नामों से जाना जाता है। ओके, अब त्रिपक्षी जो संघर्ष था, तो ये जो त्रिपक्षी संघर्ष के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है? भाई स्रोत होना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्रोतों के बारे में नहीं पता है तो आपका आंसर जो रहेगा वो हवाई हो जाएगा। अब इसकी विषय की जानकारी हमें इसमें संलग्न शासकों तथा उसके राजवंशों के अभिलेखों, तत्कालीन कालांतर में रचित साहित्य से प्राप्त होते हैं। अभिलेखी स्रोतों के रूप में मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख, धर्मपाल का भागलपुर ताम्र अभिलेख, आमोद वर्ष का प्रथम संजनताम पत्रलेख, बड़ौदा अभिलेख, डिंडोरी एवं राघनपुर के अभिलेख, बादल स्तंभ लेख, द्रव कुंड अभिलेख, संजन अभिलेख, इतने सारे अभिलेख हैं जो हमें त्रिपक्षी संघर्ष के बारे में बताते हैं। साहित्यिक स्रोतों में 11वीं सदी में सोडल द्वारा रचित उदय सुंदरी कथा तथा इन स्रोतों में विरोधाभास स्वाभाविक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 3 शासकों का आपस में संघर्ष चल रहा है, तो हर दरबारी इतिहासकार क्या करेंगे, अपने शासक के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताएंगे, तो वही इसकी वजह से विरोधाभास होना स्वाभाविक है। संध्या का नंदी द्वारा रचित रामचरित में मिलती है। ठीक है, यानी इसमें भी हमें ये जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों में अरबी यात्री सुलेमान का विवरण भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतनी जानकारी के स्रोत है किसके? त्रिपक्षी संघर्ष के। अब यहां पर बात करते वज्रायुध की, यानी कि यशोवर्मन के बाद में जो आयुध वंश के शासकों की हमने बात की थी, तो वो आयुध वंश का पहला शासक कौन था? वज्रायुध। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 10वीं शताब्दी की प्रसिद्ध कृति कर्पूर मंजरी में वज्रायुध नामक शासक की चर्चा मिलती है, जिसे पांचाल के राजा के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसकी राजधानी कन्नौज बताई गई है।
जैन रचना हरिवंश से ज्ञात होता है कि कन्नौज में इंद्रायुध नामक एक शासक 783 ईस्वी में राज्य कर रहा था। ठीक है, मतलब जैन रचना हरिवंश क्या कहती है कि इंद्रायुध 783 में शासन कर रहा था, यानी वज्रायुध का जो शासन होगा वो 783 ईस्वी के पूर्व ही रहा होगा, पूर्व भी रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंद्रायुध बाद में बैठा था, वज्रायुध पहले बैठा था। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने वज्रायुध को 770 ईस्वी के पास का शासक माना है, यानी इसके शासन अवधि को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। अगर आप जैन रचना हरिवंश को मानते हैं तो 783 के पूर्व वज्रायुध शासन कर रहा था। कल्हण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि कश्मीर के राजा जयपिंड विनयादित्य ने कन्नौज के राजा को पराजित किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई 700 जहाँ तक इतिहासकारों का मानना है कि भाई वज्रायुध को ही पराजित किया होगा। ठीक है, अधिकतर इतिहासकारों का यही मानना है। अब वज्रायुध के बाद कौन बैठेगा? तो सीधी सी बात है, इंद्रायुध बैठेगा। जैन हरिवंश से विदित होता है कि इंद्रायुध उत्तर के राजा के रूप में प्रसिद्ध था। डॉक्टर A.S. अल्टेकर के अनुसार उत्तर भारत का प्रमुख नगर कन्नौज था, जिसका राजा इंद्रायुध केवल पदवीधारी सम्राट था, यानी सिर्फ नाम का सम्राट था, बाकी ये कुछ काम का नहीं था, पप्पू था ये। ठीक है, इसी समय बंगाल में पाल वंश, उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश और दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश का उत्कर्ष हो रहा था। भाई ये शक्तिशाली जो साम्राज्य थे वो उत्कर्ष कर रहे थे। तीनों वंशों की साम्राज्यवादिता की नीति का शिकार निर्बल इंद्रायुध को होना पड़ा। ठीक है, अब इसको बेचारे को ये तीनों के तीनों आके बोलते थे कि ये साम्राज्य हमारा है, चल हट, इसको आकर पराजित किया, बड़ा परेशान कर दिया इसको। अब तीनों वंशों के उत्तरी भाग पर आक्रमण करने के इसी संघर्ष को त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से पुकारते हैं। सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार किया, यानी इसकी शुरुआत कौन कर रहा है? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज। यही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि त्रिकोणात्मक संघर्ष का प्रारंभ किसने किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज ने किया था। इसे पाल वंश के राजा धर्मपाल को ईर्ष्या हुई। उसने कहा अच्छा ये वहां तक पहुंच गया, अभी मैं भी जाता हूँ। ठीक है, तो ये वहां पर इसने गुर्जर प्रतिहार के राजा वत्सराज को कहा अभी बताता हूँ, और धर्मपाल को ईर्ष्या हुई, उसने कन्नौज पर अधिकार किया, परंतु राजा वत्सराज ने पराजित कर दिया। वत्सराज ने इसको कहा निकल, पहली फुर्सत में निकल, और वत्सराज ने इसे पराजित कर दिया। अब धर्मपाल जो है हार गया बेचारा। कुछ समय के पश्चात राष्ट्रकूट राजा ध्रुव उत्तरी भारत पर आक्रमण करके गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल दोनों वंश के राजाओं को पराजित कर दक्षिण लौट गया। मतलब आप समझ सकते हो ध्रुव कितना शक्तिशाली शासक था। उसने इन दोनों को ही पराजित कर दिया, दोनों को कहा कि चलो दोनों निकलो यहाँ से। ठीक है, अब भागलपुर अभिलेख से विदित होता है कि जब ध्रुव दक्षिण लौट गया तब धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के राजा इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को राजा बनाया। ये जानकारी हमें भागलपुर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, मतलब यह है कि बेचारा वो दक्षिण क्या आया, इन्होंने फिर से कब्जा कर लिया, किसने? धर्मपाल ने, और इंद्रायुध को हटा ही दिया। बोले चक्रायुध के चक्कर में बैठ जाओ, तो चक्रायुध को गद्दी पर बैठा लिया। ठीक है, सबसे पहले वज्रायुध, फिर इंद्रायुध, और अब कौन बैठ गया? चक्रायुध। ठीक है दोस्तों, अब चक्रायुध पे चर्चा करते हैं। आयुध वंश का ज्ञात अंतिम शासक यही था। खलिमपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पाल नरेश धर्मपाल ने भोज यानी बरार प्रदेश, मत्स्य, जयपुर, भद्र, मध्य पंजाब, कुरुक्षेत्र, यदु, मथुरा, यवन, अवंती, मालवा, गांधार, पेशावर, कीर, कांगड़ा घाटी आदि प्रदेश के राजाओं की एक सभा कर कन्नौज नरेश चक्रायुध का अभिषेक किया। ठीक है, पाल नरेश ने इतने नरेशों को इकट्ठा किया। सीबी वैद्य महोदय का कथन है कि ये सभी प्रदेश धर्मपाल के अधीन थे, परंतु वैद्य महोदय का यह तर्क अतिशयोक्ति प्रतीत होता है। कुछ समय के पश्चात गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध पर आक्रमण कर उसे पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया, और यहीं से इस वंश का अंत हो गया। ठीक है, अब सीबी वैद्य महोदय कहते हैं कि भाई इतने सभी राजा उसके अधीन थे। अगर इतने सभी राजा उसके अधीन होते तो गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट कभी हरा ही नहीं पाता उसे। ठीक है, और कन्नौज को अपने साम्राज्य में मिला ही नहीं पाता।
अगर इतनी शक्तिशाली अगर ये साम्राज्य होता धर्मपाल का तो, ठीक है, यानी ये अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। अब क्या होता है, इसकी शुरुआत भी किसने की थी, गुर्जर प्रतिहार वंश नरेश ने, और इसका अंत भी गुर्जर प्रतिहार वंश के नरेश ने ही किया, यानी जिसने शुरू किया उसी ने इसका अंत किया और इसको कन्नौज को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और यहाँ पर आयुध वंश का अंत हो जाता है दोस्तों, और त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त होता है। तो आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम इससे आगे का इतिहास उसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।